की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक अनूठी पहल है कलम। प्रभा खेतान फाउंडेशन भारत और दुनिया के लगभग 30 शहरों में अपनी साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के अभियान से जुड़ी है। कलम और इस तरह के दूसरे कई आयोजन फाउंडेशन के ऐसे ही अभियानों का हिस्सा है। अपनी भाषा, अपने लोग, ये विचार जिससे कलम की गतिविधियां संचालित होती हैं। कलम का उद्देश्य नामचीन लेखकों और कलाकारों को अपने पाठकों और प्रशंसकों से सीधा संवाद के लिए मंच मुहैया कराना है। कोरोना के इस माहौल के चलते कलम के सत्र वर्चुअल किए जा रहे थे, ताकि साहित्य प्रेमी अपने घर के सुरक्षित माहौल में साहित्य, कला और संस्कृति के अपने बौद्धिक खुराक से वंचित न रहें। कोविड-19 लॉकडाउन के उपरांत आज का ये सत्र मेरठ का पहला फिजिकल सेशन है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। एहसास वुमेन मेरठ धन्यवाद देना चाहती हैं कलम के हॉस्पिटैलिटी पार्टनर क्रिस्टल पैलेस और कलम के मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण को। आज के हमारे मेहमान हैं श्री अनंत विजय जी। ये 2.5 दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, साहित्य और सिनेमा में आपके लेखों की देश भर में व्याप्ति है। आपने भागलपुर यूनिवर्सिटी से BA और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आपकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें बॉलीवुड सेल्फी, लोकतंत्र की कसौटी, मार्क्सवाद का अर्ध सत्य, अमेठी संग्राम जो इनकी लेटेस्ट किताब है, काफी बहुचर्चित है। आप दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर के तौर पे कार्यरत हैं। आपको सिनेमा पर सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा चुका है। बातचीत कर रहे हैं श्री राहुल नील जी, जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी हैं संस्कृति गंगा ट्रस्ट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कमिटेड टू प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये डायरेक्टर है फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, अ प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू वर्क इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी स्पेस, और ये एक राइटर भी। आप दोनों का स्वागत है। अब मैं आप सब श्रोतागणों से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप अपने मोबाइल फोन बंद कर दें और कृपया इस शाम का आनंद उठाएं। इस शाम को आज आगे बढ़ाने के लिए माइक में राहुल जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद इतना लॉजिकल, इतना तथ्यात्मक और आंकड़ों के साथ पहली बार कम्युनिस्ट विचारधारा को काउंटर किया गया। उस किताब के पिछले भाग पर हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक रामवर सिंह ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। उसमें एक पंक्ति ये है कि मैं अनंत विजय की पढ़ने की क्षमता को लेकर आतंकित हूँ। आश्चर्यचकित नहीं हूँ, आतंकित हूँ। और मुझे भी ये लगता है कि उनसे आप जितना बात करिए, शायद हिंदी और इंग्लिश को इतना पढ़ने वाला आपको दूसरा व्यक्ति इस समय देश में नहीं मिलेगा। तो अनंत जी, आपका एक बार फिर से मैं भी स्वागत करता हूँ। अमेठी चुनाव चल रहा था और किसी पत्रकार ने प्रियंका गांधी से एक सवाल पूछा कि स्मृति लड़ने आ रही हैं, तो प्रियंका गांधी ने कहा था हूँ स्मृति। मैं सवाल यहाँ थोड़ा सा बदल रहा हूँ, वाई स्मृति। स्मृति ईरानी पर ही किताब लिखी। बहुत धन्यवाद राहुल, आपका। आपने बहुत उदारता पूर्वक परिचय दिया मेरा, और मैं अपना उत्तर आपको दूं इसके पहले मैं एहसास वुमेन ऑफ मेरठ, कलम और प्रभा खेतान फाउंडेशन का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने एक्चुअल सेशन के लिए साहस किया और लेखकों और
साहित्य या पढ़ने लिखने वाले लोगों के साथ संवाद की श्रृंखला पुनः प्रारंभ की। इसके लिए मैं फाउंडेशन को, एहसास वुमेन को और कलम को धन्यवाद देता हूँ। 10 महीने से हम लोग घर में बैठ के सारे लोग बहुत बोर हो चुके थे, और बच्चों की तो ये स्थिति की है कि अब वो 1857 का गदर यहीं से हुआ था, हर घर में गदर होने वाला है। बच्चे तो आज जब मेरठ आने का अवसर मिला तो मैंने इसको लपक के लिया। मैंने कहा बिल्कुल चलते हैं तुरंत, चाहे 10 आदमी हो चाहे 5 आदमी हो, घर से तो निकले। तो रही बात, आपने कहा कि स्मृति पर किताब क्यों लिखी। किताब इसलिए लिखी कि जब ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता, राजनीति पत्रकारिता करते हुए 2.5 दशक हो गए मुझे, और पढ़ते हुए और भी समय हो गया, कांग्रेस का कोई अध्यक्ष पद पर रहते हुए हार गया हो, ऐसा भारतीय राजनीति के इतिहास में कोई मौका दिखाई नहीं देता। 138 साल 40 साल कांग्रेस को 1885 में एयू ह्यूम ने स्थापना की थी इसकी, उससे लेकर सोनिया गांधी जो इस वक्त अंतरिम अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, उस वक्त तक कोई ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी भी जब हारी तब भी वो कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थी। तो मुझे लगा कि एक बड़ी राजनीतिक घटना है कि इतनी बड़ी पार्टी का, जिसका देश को आजाद कराने में इतना बड़ा योगदान है, उसका अध्यक्ष चुनाव हार जाए, तो इसको रेखांकित किया जाना चाहिए। लेकिन मेरे सामने एक द्वंद्व था कि 2019 के चुनाव में जब ये आकलन लग रहे थे कि नरेंद्र मोदी किसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी किसका सहयोग लेगी, क्या लेगी, कैसे करेगी, न सिर्फ उनकी सीट बढ़ी बल्कि 300 पार कर गई, तो वो जीत बहुत विराट हो गई उनकी। तो ये वाली राहुल गांधी की पराजय उसमें थोड़ी दब गई। लेकिन फिर भी मुझे लगा, मैंने उस दिन जिस दिन काउंटिंग हो रहा था उस दिन मैंने हर राउंड को ट्रैक किया अमेठी के, और मुझे जायस के बूथ को छोड़ के कोई ऐसा बूथ नहीं मिला जहां से राहुल गांधी को कम वोट न मिले हो स्मृति से। 1600 कुछ बूथ हैं, उसमें एक बूथ को छोड़ के। तो ये सब कुछ ऐसी अनूठी बातें थी जिसने मुझे प्रेरित किया कि इस पुस्तक को लिखा जाए, और फिर लिख गई किताब। अनुज जी, आपका पाठक वर्ग बहुत बड़ा है। मैं अमेज़न पर पहले तो मैं अनुज जी को बधाई देता हूँ कि 1.5 महीने के अंदर की किताब का दूसरा संस्करण आने वाला है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था अमेज़न पर, तो एक पाठक ने वहाँ पर लिखा है कि आपकी इस किताब को एक PR स्टंट की तरह क्यों ना मान लिया जाए। इस देश का संविधान हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, और इस देश का संविधान हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी की इज्जत करने का अधिकार भी देता है। तो मैं उनकी राय का सम्मान करता हूं। लेकिन आप जिस कमेंट की बात कर रहे हैं उस कमेंट के हैंडल का नाम PR स्टंट है। मैंने देखा है उस कमेंट को अमेज़न पर। अब इससे आगे कहने के लिए कुछ बचता नहीं है कि PR स्टंट दूसरे को PR करने कर रहा है, तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि किसकी PR वो मेरे अकाउंट में आके कर रहे हैं। मैं चाहता तो उसको डिलीट करवा दे सकता था, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि वो एक PR स्टंट नहीं है। मैं नहीं मान रहा। मैं तो, अगर आप उसके कंधे पे बंदूक रख के मुझसे ये सवाल पूछ रहे तो मैं उसका उत्तर दूं। चलिए, किताब पढ़ते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी, और मैं दाद दूंगा आपके उस साहस की, कि आज तक अमेठी जिसे गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का, और वहाँ ये स्थिति है कि वहाँ रहने लायक होटल नहीं है, वहाँ रेस्टोरेंट्स नहीं है, वहाँ पर आप टैक्सी हायर करना चाहें तो आप टैक्सी हायर नहीं कर सके। इस विपन्नता की स्थिति में अमेठी आज तक है, तो उसका कारण क्या रहा? मतलब वो आप पुस्तक जो लोग पढ़ेंगे वो समझ में आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ लोगों के साथ वो बात जरूर शेयर हो जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद इतनी शिद्दत के साथ आज तक किसी पत्रकार ने या किसी और व्यक्ति ने बात उठाई भी नहीं है कि अमेठी आज तक ऐसी स्थिति में क्यों पड़ा रहा। नहीं उठाई है। विनोद मेहता हमारे सीनियर थे, उनकी एक किताब है आनंद भवन टू अमेठी,
उसमें 1977 में वो गए थे अमेठी। तो जैसी अमेठी उन्होंने देखी थी 2019 में जब मैं अमेठी गया तो वैसी ही मिली मुझे, क्योंकि इस किताब को लिखने के क्रम में मुझे 4-5 बार अमेठी जाना पड़ा। तो विनोद मेहता को भी कोई होटल नहीं मिला था, मुझे भी नहीं मिला। 77 में भी नहीं था और 2019 में भी नहीं था। उनको भी लॉटरी, जहां ठहरे वहां लॉटरी की सुविधा नहीं थी। उनको भी वेटर यही कहता था कि 10 रुपया दीजिए तो मैं बाहर से चाय और आपके लिए ब्रेकफास्ट ला दूंगा, क्योंकि होटल में किचन नहीं है। लेकिन और रोक रहा हूँ आपको बीच में, लेकिन आप पत्रकारिता से जुड़े, आपके ही बिरादरी के बहुत सारे लोगों ने तो लिखा कि अब स्मृति ईरानी जहाँ पर रुकी वहाँ 12 AC लगे हुए थे, ऐसी जगह पर जाकर जो है वो सबसे पहले थे। आपने उसकी भी पड़ताल की है? वो आलोक ढाबा की बात कर रहे हैं आप। आलोक ढाबा अमेठी में एक ऐसी जगह है जहाँ 2014 में जब स्मृति ईरानी पहली बार चुनाव लड़ने गई थी तो वहीं रुकी थी। और एक कमरा है वहाँ जिसके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते थे और हम सब लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते भी थे। उस एक कमरे में 6-7 लोग रहे थे 3-4 दिनों तक। उसके बाद इन्होंने किराए का घर ले लिया था। जिन्होंने वो लिखी है बात कि 12 AC लगे हुए थे, मुझे नहीं दिखा। शायद उनके पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि रही हो जिसमें कमरे भी दिख रहे हो और AC भी दिख रहा हो। मेरी कमी रही कि मुझे वो न कमरा दिखा न AC दिखा। मैं आलोक ढाबा गया और ज्ञान सिंह जो उनके ओनर हैं उनसे मिला, उनसे भी पूछा। मैंने कहा ज्ञान सिंह जी वो कमरे दिखा दीजिए जहाँ AC लगा हो। तो आलोक ढाबा के मालिक को भी नहीं पता था कि वो 12 कमरे उनके ढाबे में कहाँ हैं और जिसमें AC लगा हुआ है। तो यानी कहीं ना कहीं ऐसी पत्रकारिता अभी तक होती रही जो कुछ और ही दिखाती रही, शायद इसीलिए वो कांग्रेस के गढ़ के रूप में जो था वो बना। मैंने अमेठी के सैकड़ों तो नहीं लेकिन दर्जनों लोगों से बातें की, मुझे गढ़ जैसी बात नहीं दिखाई दी राहुल। वहां ये जरूर दिखा कि लोग इंदिरा गांधी को बहुत शिद्दत से याद करते थे, लोग राजीव जी को बहुत शिद्दत से याद करते थे। लेकिन जाने 1999 के बाद वहां के लोगों ने बताया कि जब से कार्यकर्ताओं का स्थान वेतनभोगी कर्मचारियों ने ले लिया कांग्रेस पार्टी में, तब से थोड़ी दीवार, क्योंकि जब वेतनभोगी कर्मचारी होगा राजनीतिक दलों में तो वेतन मिलने वाला व्यक्ति चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, उसका एक टाइमिंग फिक्स होता है कि 9 से 5 करेगा, 10 से 6 करेगा। लेकिन जो राजनीति है वो 24 घंटे की मांग करती है। और ये आप राहुल गांधी में भी देख सकते हैं और ये आप उनके जो वेतनभोगी कर्मचारी, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी मैं जगदीश पीयूष जी को याद करता हूं जो कांग्रेस के वहां के बहुत पुराने आदमी हैं, अमेठी के रहने वाले थे, अभी हाल में निधन हुआ। अवधि के बहुत बड़े विद्वान थे, 10 खंडों में उन्होंने अवधि कोश का संपादन किया। उन सब की यही है। उनके पुत्र राकेश पांडे ने आउटलुक में लिखा ये कि कार्यकर्ताओं का स्थान बाउंसर्स ने ले लिया है। तो जब आपस के अंदर के ही लोग ऐसा कह रहे थे, मैं तो उन सारी घटनाओं को इकट्ठा करके और अपनी दृष्टि मिला के ये किताब में रख दिया, क्योंकि मेरी किताब में सब कुछ प्रामाणिक और प्राथमिक स्रोत से है। मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि सूत्रों ने बताया, जहां भी मैंने लिखा है कि रामधनी शुक्ल ने बताया, सबका नाम है और सारे व्यक्ति जीवित हैं। और इस किताब को लिखने में स्मृति ईरानी की भूमिका कितनी है? किताब लिखने में स्मृति ईरानी की भूमिका बिल्कुल नहीं रही। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं और लोग पहले भी इस बात को कहते हैं कि स्मृति ईरानी की क्या भूमिका रही है। अब तक मैंने उनको अपनी किताब सब भेंट भी नहीं की है। दूसरा संस्करण आ गया है इसका, संस्करण नहीं गलत बोल दिया मैंने, रीप्रिंट पुनर्मुद्रण हो गया इसका, तो रीप्रिंट आ गया है और अभी तक मैंने ये पुस्तक उनको दी नहीं है। उनकी भूमिका है इस पुस्तक में 12 मिनट की। जब पूरी किताब लिख ली मैंने तो स्मृति ईरानी से मैंने समय मांगा, मुझे 10 मिनट का समय दिया गया। वस्त्र मंत्रालय के उनके कमरे में मैं उनसे मिला, मेरे 17 प्रश्न थे और सारे प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया। और मंत्रियों से मिलने का तो रिकॉर्ड होता है,
उनकी आइटिनरी बनती है, कोई भी इसको जांच सकता है कि हाँ 2 मिनट एक्स्ट्रा मुझे जरूर मिले, लेकिन उसके बाद संसदीय मंत्री मुरलीधरन जी का समय था, वो कमरे में आ गए तो मुझे जाना पड़ा। अनंत जी, पार्टी ने क्या सोचकर स्मृति ईरानी को जो है वो 2014 में टिकट दिया होगा एक अलग विषय है। एक पत्रकार के नाते और जब आपने पुस्तक लिखी, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी बात रही होगी स्मृति ईरानी को ही वहां लेकर क्यों जाया गया? इस बात का उत्तर नरेंद्र मोदी ने दे दिया था अमेठी में 5 मई 2014 में, जब वो रैली करने अमेठी गए थे, और मैंने उसको प्रामाणिक माना है। और अभी सब लोगों को किताब पढ़ने का मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के उस उत्तर को ही देखना चाहिए कि स्मृति ईरानी अमेठी से क्यों भेजा उन्होंने। उनका ये कहना था, मैं हिंट कर देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का ये कहना था कि जो भारत का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र होगा वो मैं स्मृति को सौंपूंगा। और उन्होंने कहा था कि एक तरफ स्मृति को खड़ा कर दीजिए और दूसरी तरफ पूरे गांधी परिवार को। और 5 मई 2014 की बात कर रहा हूँ, तब स्मृति ईरानी को गए हुए सिर्फ 20 दिन हुए थे। जितने गांव और गलियों का नाम स्मृति बता देगी उतना पूरे गांधी परिवार मिलके बना बोल दे तो मुझे बताना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मोदी ने कहा। अमेठी हमेशा ऐसे ही बना रहा, कांग्रेस वहां से हमेशा जीतती भी रही, तो राहुल गांधी से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि वो हार गए? राहुल गांधी के बारे में बहुत दिलचस्प बात वहां के कांग्रेस के नेता ने बताई मुझे, नाम है उस किताब में। उन्होंने कहा कि राहुल जी जब किसी अपने कार्यकर्ता से नाराज होते हैं तो वो रूठ जाते हैं, न उसको दंडित करते हैं और न ही अगर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं तो उनको पुरस्कृत करते हैं। वो रूठ के किनारे हो जाते हैं। नेता ही जब रूठने लगेगा तो पार्टी का क्या होगा? उनका कहना था कि भाई अगर आप राजा हैं, अगर आप हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो अगर हमसे कोई गलती हुई तो मुझे दंडित करिए, मुझे पार्टी से निकाल दीजिए, लेकिन वो जिससे आप नाराज हैं वो आपकी पार्टी में बना भी हुआ है, आपके साथ भी है, आप कोई कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं उससे। तो ये जो एक निष्प्रिय भाव नेता का जब ले लेता है ना, तो मुझे लगता है कि ये सबसे गलत संदेश चला गया वहां कि राहुल जी, क्योंकि एक बहुत अच्छी घटना है कि जब वहां के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे बताया कि राहुल गांधी ने कार्यक्रम बनाया कि अमेठी के सारे न्याय पंचायत में चला जाए, सब गाँव में चला जाए। तो वहां के कांग्रेस महासचिव ने जिला के और 2-3 और लोगों ने कहा कि मैं नहीं चलूंगा राहुल जी आपके साथ। तो उन्होंने कहा अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं ये दौरा ही रद्द कर देता हूं। और वो गए ही नहीं गांव में मिलने के। तो एक तरफ स्मृति ईरानी हर गांव हर घर पर दस्तक दे रही थी और राहुल जी रूठ के अमेठी इसलिए नहीं गए कि उनके वो कार्यकर्ता उनके साथ जाना चाह रहे थे जिसको वो पसंद नहीं करते। किताब में एक जगह पर आप एक बड़ा दिलचस्प बयान करते हैं कि किराने वाला क्योंकि किराने वाले, मैं चाहता हूँ कि एक बार जरा वो बात सब लोगों से शेयर हो जाए तो अच्छा है। वो तो लखनऊ में आप किसी से पूछ लीजिए, गांधी परिवार पहली बार अमेठी की धरती पे, अमेठी लोकसभा क्षेत्र बनने के 10 साल बाद यानी 1967 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र बना और 1977 में संजय गांधी वहां से चुनाव लड़ने गए और 77 से लेके 2019 में राहुल गांधी के पराजित होने तक एक ही मौका है जब संजय सिंह जो अमेठी के राजा थे, जो अभी बीजेपी में है, वो पता नहीं चलता वो कब किस पार्टी में होते हैं, कभी मतलब हर पार्टी में घूम चुके हैं वो। तो उस समय संजय सिंह बीजेपी में थे 98 में, वो जीते थे। उसके अलावा पूरा या तो गांधी परिवार या गांधी परिवार के नुमाइंदों के पास वो सीट रही। आज तक संजय जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी और इतना लंबा समय उन्होंने वहां कोई घर नहीं बनाया, उन्होंने वहां कोई घर किराए पे नहीं लिया। और मुझे तो वहां के लोगों ने बताया कि हजरतगंज में एक सतगुरु किराना स्टोर है। जब ये लोग, इनका परिवार अमेठी जाता था तो इनका खाने का सामान और पानी सतगुरु किराना स्टोर से जाता था
तो अमेठी के लोगों में इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी थी कि हमारा पानी भी नहीं पीते हैं और हमारा नेता है। अच्छा जी, मैं थोड़ी देर के लिए माइक रख देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कुछ इस सारी रिसर्च के दौरान कुछ ऐसी किस्से या कुछ ऐसी बातें आपको पता लगी जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए, चाहे वो स्मृति ईरानी के व्यक्तित्व को लेकर हो, चाहे उनकी चुनावी रणनीति को लेकर। रणनीतियों की तो बहुत चर्चा है, इसमें पूरा अध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर है कि किस तरह उन्होंने चुनावी व्यूह रचना रची और किस तरह उनकी शाखाओं में खेले जाने वाले चलो दिल्ली है खेल की वजह से माहौल बना। तो वो तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं एक किस्सा जरूर आप सब लोगों से साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने शुरुआत में जिक्र किया कि जब स्मृति गई थी 2014 में, तो प्रियंका से पूछा गया था कि स्मृति चुनाव लड़ने आई, तो उन्होंने कहा स्मृति हूँ। जैसे अभी राहुल जी ने कुछ दिन पहले नड्डा जी के लिए कहा कौन है नड्डा जी, है ना? तो ऐसे ही 2014 में प्रियंका जी ने कहा था स्मृति हूँ। उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा है। एक अमेठी में बहुत ही समृद्ध, बहुत ही प्रभावशाली परिवार है शुक्ला परिवार। शुक्ला जी 3 भाई हैं और ये लोग बहुत गांधी परिवार के करीबी रहे। तो और इनके कहा माना यह जाता था कि इनके कहने पर 20,000 वोट पक्ष या विपक्ष में पड़ते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते ही इस बात को लेकर सक्रिय हो जाते हैं कि दूसरी पार्टी वाले हमारी पार्टी में आ जाए, जैसे भी आप बंगाल में देख रहे हैं। तो अमेठी में भी सक्रिय हो गए और ये कोशिश की जाने लगी कि शुक्ला परिवार भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। शुक्ला जी ने कहा कि आप लोगों के कहने से नहीं आऊंगा जब तक स्मृति ईरानी हमें यह आश्वासन नहीं देगी कि वो हमें पार्टी में ले रही हैं, या जब तक उनके साथ हमारी बैठक नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं आऊंगा। खैर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई और स्मृति ईरानी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने काफी मान मनोबल की और उनको स्मृति ईरानी के साथ मीटिंग तय कराई गई। शुक्ला जी आए और गांधी परिवार से अपने करीबी होने का दम भरने लगे। मैं ऐसे जानता हूं, मैंने राजीव को गोद में खिलाया है, मैंने राहुल को गोद में खिलाया, संजय ऐसे करते थे, वो सब सारी चीजें जो बोलते बोलते, और उसी बोलने के क्रम में वो एक ऐसी बात कह गए जिसके बाद स्मृति ईरानी का गुस्सा भड़क गया। वो 7वें आसमान पे चली गई और उन्होंने मीटिंग खत्म कर दी और कहा आप यहां से जाइए। अब आप सब लोग सोच रहे हैं वो कौन सी बात कही? उस व्यक्ति ने सारी सार्वजनिक बैठक में 12-15 लोग थे उस बैठक में, उसमें ये कह दिया कि हम तो इतने करीब हैं गांधी परिवार के कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि प्रियंका गांधी के शरीर में कहां-कहां तिल है। इतना सुनना था कि स्मृति ईरानी हत्थे से उखड़ गई और उन्होंने कहा मैं इस आदमी को पार्टी में शामिल नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के संघ के स्थानीय लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की कि ये बोलने के क्रम में उत्साह में या ऐसे बोल गए, इनको क्षमा कर दिया जाए, इनकी मंशा वो नहीं थी। लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा कि जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता उसको मैं अपनी पार्टी में नहीं लूंगी, और उन्होंने ये इंश्योर किया कि शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी में ना आ पाए, और अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ पाए। ये वही स्मृति ईरानी थी जिसके लिए प्रियंका गांधी ने कहा था स्मृति हूँ। छोटी छोटी बातें थी जो उनको इस तरह का विस्तार दे रही थी। मैं एक और फैक्टर को बीच में लेके आना चाह रहा हूँ। अमित जी, मैं जब किताब पहली बार पढ़ी तो बहुत हतप्रभ था कि कुमार विश्वास का जिक्र आपने 3 लाइनों में किया है पूरी पुस्तक में, जबकि वो ये कहते हैं कि 2019 में स्मृति ईरानी को जो आधार मिला वो आधार तो हमने ही तैयार किया था। कुमार विश्वास से बहुत प्रेम है आपको लगता है? नहीं, मैं तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं इंटरव्यू का, मुझे लगता है। कुमार विश्वास की जितनी राजनीतिक तौर पर वहां पूछ थी उतनी चर्चा मैंने इस किताब में की है। आपको मालूम है कुमार विश्वास जी 2014 के चुनाव में 4थे स्थान पे थे?
तीसरे पे बहुजन समाजवादी पार्टी थी। तो मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि आप मुझसे ये पूछेंगे कि 2014 में जो तीसरे स्थान पर आया उसका तो आपने नाम भी नहीं लिखा, लेकिन आपने तीसरे को छोड़ के चौथे की चर्चा की। मैंने सवाल सिर्फ इसलिए पूछा रही थी क्योंकि ये स्टेटमेंट आया कुमार विश्वास की तरफ से कि 2019 में अगर स्मृति जीती है तो उसका बहुत बड़ा आधार हम 2014 में तैयार कर चुके हैं। कभी हृदय है, कभी तो कल्पनाओं में जीता है और कहता है, उसके लिए आपको जमीन पर वो कितना दिखे, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था। मैं 14 में तो गया नहीं, 19 में कोई नाम लगा नहीं था उनका, कोई नाम। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। एक और मुझे लगता है कि इस पूरी किताब में बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा, और एक चीज और बता दो कि 14 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के उस वक्त के बड़े नेताओं के में से एक थे कुमार विश्वास, और उनको 25,000 वोट मिले थे, है ना। जब उन्होंने कहा था कि ईरानी और पाकिस्तानी कौन है हम नहीं जानते, ऐसे वक्तव्य भी दिए थे उन्होंने, है ना, अगर आप लोगों को याद होगा तो मतलब पाकिस्तान को चुनावी जुमलेबाजी में लाने के बावजूद अगर 25,000 वोट मिले थे, और फिर भी आप कुमार विश्वास को याद करते हैं और बहुजन समाज पार्टी वाले उस सज्जन को याद नहीं करते जो उनसे ज्यादा वोट लाए थे, तो मुझे आपके प्रश्न पूछने पर शंका होती। चलिए अनंत जी, एक और चीज किताब में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी बहुत सारे अंतर तनाव चल रहे थे, चाहे वो गरिमा सिंह की बात हो, चाहे वो वेंकटेश्वर सिंह की बात हो, तो उन सारी प्रॉब्लम को सुलझाने में स्मृति ने कैसे? देखिए, अंतर कलह 2014 में भी थे और 2019 में भी। 2014 में तो ये हालत थी, आप कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी का एक जिले का महासचिव उसने नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगाने से मना कर दिया भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय में, और कहा कि नरेंद्र मोदी पोस्टर नहीं लगेंगे यहाँ। नाम लिखा है उस सज्जन का मैंने, और जिसको उन्होंने मना किया उनका भी कोट है। हुआ ये कि 11:30 बजे श्रीकांत भारतीय जो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, उस समय स्मृति ईरानी महाराष्ट्र और गोवा में बहुत एक्टिव थी, तो वहां के उनके साथी चुनाव लड़वाने के लिए आए थे। तो श्रीकांत भारतीय जब पोस्टर लगाने की कोशिश कर रहे थे तो वहां महासचिव महोदय ने मना कर दिया उनको, और 11:30 बजे श्रीकांत जी ने फोन किया स्मृति ईरानी को कि नरेंद्र मोदी का पोस्टर हम बीजेपी के चुनाव कार्यालय में नहीं लगा पा रहे हैं, कोई हमारी मदद करिए। अब इस बात की कल्पना आज तो कोई नहीं कर सकता, कम से कम 2014 में बीजेपी में क्या विरोध थे वो सबको याद होगा। गोवा में क्या हुआ था और कैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाए थे बहुत संघर्ष के बाद। तो वो संघर्ष नीचे तक दिखाई देता था। किस्सा इससे भी दिलचस्प ये है कि 11:30 बजे स्मृति ईरानी दफ्तर पहुंचती हैं और पास की सीढ़ी पर एक हाथ में लोही की बाल्टी लगा के और पोस्टर पूरे दीवार पे चिपकाती हैं, और चिपकाने के बाद वहीं से उस महासचिव महोदय को फोन करके कहती हैं कि नरेंद्र मोदी का पोस्टर हमने कार्यालय के बाहर लगा दिया है, कृपया इसकी हिफाजत करिएगा क्योंकि आप स्थानीय हैं। इसी तरह की 2 और घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण किताब में हैं, जिनका बहुत शायद मुझे लगता है कि सोशली बहुत इम्पैक्ट पड़ा। एक वो आग बुझाने वाली घटना जो टीवी पर भी बहुत आई, और एक और घटना का जिक्र आपने किया है जहां पर वो पैंटून पुल बनना था शायद, या वो कटान हो रहा था, नदियों से कटान हो रहा था। चाहता हूँ कि वो 2 घटनाएं जरूर। वो एक गांव है अमेठी में पिपरी, वहां नदी के कटान से बहुत लोग परेशान थे और उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था कि हम चुनाव में शामिल नहीं होंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। 2014 में स्मृति ईरानी जब चुनाव प्रचार के लिए पिपरी पहुंची तो उनको लोगों ने कहा कि बिटिया हम तुमको वोट ना दे, मतलब हम तुमको वोट नहीं देंगे, वोट हम राहुल गांधी को भी नहीं देंगे क्योंकि लोकतंत्र में हमारी आस्था समाप्त हो चुकी है, हमारा गांव कट रहा है और कोई इसको बनाने वाला नहीं। तो जैसे हर नेता
जैसा बोलता है वैसा ही स्मृति ईरानी ने भी कहा कि आप लोग लोकतंत्र में शामिल होइए और मैं चुनाव के बाद इसको देखूंगी और करवाने की कोशिश करूंगी। तो उन्होंने कहा मीडिया ये हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, हर कोई आता है कहता है चुनाव होता है, उसके बाद पलट के कोई नेता आता नहीं। वही स्मृति ईरानी ने वादा किया था कि अमेठी में मैं जीतूं या हारूं, अमेठी आती रहूंगी, और पराजित होने के बाद वो अमेठी जाती रही और 2017 तक ये प्रयास करती रही कि वहां कटान के लिए सरकारी योजना मिले। उमा भारती उस समय जल संसाधन मंत्री होती थी भारत सरकार में, उनसे मिली, लेकिन वो बात इसलिए नहीं बन पाई कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और वो राजनीति हो रही थी। किसी को दोष देने से ज्यादा ये है कि राजनीति हो रही थी वहां। लेकिन स्मृति के प्रयास की किस्मत अच्छी थी। 2017 में बीजेपी की सरकार आई और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। 2017 में योगी जी ने वहां 2 करोड़ या 4 करोड़ की राशि लिखी है, मैंने कटान को रोकने के लिए स्वीकृत किया और काम शुरू हुआ। और संतोष की बात मेरे लिए ये रही कि 2019 में जब मैं पिपरी गया इस किताब को लिखने के क्रम में, जब ये घटना पता चली तो वहां सारे बुजुर्गों ने बताया कि हमने वोट डाला, और किसको वोट दिया ये तो पता नहीं चलता है, लेकिन उस गांव में भारतीय जनता पार्टी को 75% वोट मिले। बिल्कुल। अनिल जी, आपको क्या लगता है कि 2019 से पहले ही राहुल गांधी को ये कहीं ना कहीं संकेत मिलने लगे थे कि वो इस बार अमेठी नहीं जीत रहे, इसलिए वो वायनाड खड़े थे? ये तो उनके जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्र ने पत्र लिख के जारी कर दिया, जिसको स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से पहले ट्वीट कर दिया। आप कांग्रेस की स्थिति समझ सकते हैं। प्रस्ताव कांग्रेस का, ट्वीट स्मृति ईरानी कर रही थी। भाई वो पत्र जब तक कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से जारी होता तब तक इन्होंने और बाग का नारा लगा के और उन्होंने ट्वीट कर दिया। कुछ लोग ऐसा भी थे जो चाह रहे थे कि भले से राहुल गांधी जीत जाए लेकिन मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाए। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी के वहां के जो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, मुझे ये बताया गया कि किशोरी लाल शर्मा जी ने ऐसा कहा कि राहुल के जीत का मार्जिन थोड़ा कम करा के रखो, ज्यादा वोट से जीत जाएगा तो हमारी कुछ कम हो जाएगी। तो कांग्रेस के तमाम नेताओं का मार्जिन कम कराने में लग गए और वो ऐसा मार्जिन कम कराया कि 55,000 कम हो गया जीत से। जी अनिल जी, मुझे लगता है कि 10 मिनट हम और बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके अनुसत्य में एक शब्द आपने बहुत जगह पर यूज किया था, छलाकता। एक शब्द इस किताब में बार बार प्रयोग हुआ है, वो है और भावनाओं की खेती, जो कांग्रेस उस पूरे इलाके में करती रही। भावनाओं की खेती तो सारे राजनीतिक दल करते हैं, कांग्रेस को क्यों करें? नहीं सर, पर्टिकुलरली आपने क्यों किया, वो मैंने किया। देखिए, ये देश बहुत बार कहा जाता है कृषि प्रधान देश है ना? मुझे लगता है कि ये देश भावना प्रधान है। यहाँ किसी की भावना कभी आहत हो जाती है, कभी किसी की भावना उठ जाती है, तो किसी राजनीतिक दल को 400 से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं। तो यहाँ भावनाओं पे चलता, चाहे आप सिनेमा की बात कर लें, जिस फिल्म में इमोशंस ज्यादा होता है वो बहुत हिट होती है। करण जौहर कहते हैं मैं इमोशंस बेचता हूं। तो भावना प्रधान देश है, तो जो नेता जनता की भावना को छू लेगा या टच कर लेगा उसको सफलता मिलनी है। मैंने जो रागात्मक संबंध की बात की है वो ये की है कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी के जमाने में अमेठी के लोग उस परिवार का हिस्सा समझते थे। मुझे ये बताया गया था कि इंदिरा गांधी के घर में, राजीव गांधी के घर में अमेठी के लोगों के लिए अलग से दफ्तर होता था जो उनके कामकाज को करवाने में रुचि लेता था। एक घटना, बहुत दुखद घटना का जिक्र किया मैंने, हलियापुर एक गांव है जहां एक शहीद था। हालत ये हो चुकी थी, दलाल संस्कृति इस तरह से हावी हो गई थी अमेठी में कि शहीद के परिवार को सरकार ने घोषणा की थी कि आपको एक पेट्रोल पंप दिया जाएगा। अमेठी में दर्जनों लोगों के पास पेट्रोल पंप है, छोटा बड़ा मझोला जितने भी कार्यकर्ता हैं
ज्यादातर के पास पेट्रोल पंप है। लेकिन शहीदों का सम्मान करते हैं, जो बलिदानी हमारे देश में होते हैं, जो देश पर बलिदान करते हैं, उसको हम लोग उनके परिवार को या उनके स्वजनों को हम सरकार पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी देती है आमतौर पे। हलियापुर के उस शहीद के परिवार, उस बच्चे के पिता को, जो सैनिक शहीद हुआ था, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि आपको दिल्ली ले चलते हैं। वो उनसे बात करके मुझे पता चला, और आपको 2 लोगों को दिल्ली ले चलना पड़ेगा, तभी राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हो पाएगी। तो 2 लोगों का टिकट कटवाया शहीद के पिता ने, 2 लोगों के दिल्ली में 3 दिन रहने की व्यवस्था की। ये तीनों लोग 3 दिन दिल्ली में रहे, लेकिन राहुल जी से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। और 2014 में स्मृति ईरानी के पराजय तक उनको पेट्रोल पंप नहीं मिल पाया था। बाद में जब स्मृति ईरानी उस शहीद के घर गई तो प्रियंका जी भी वहां पहुंची, लेकिन उस गांव ने हुट कर दिया। आप सोचिए, जिस प्रियंका गांधी के लिए अमेठी में पोस्टर लगे थे कि दीदी जीजा जी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं, उनको उसी अमेठी में हुटिंग का सामना करना पड़ा। तो कुछ तो गड़बड़ रही होगी ना। किताब में 2 जगह गोलियों का जिक्र होता है। संजय गांधी के समय जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उन पर हमला हुआ, और उसी तर्ज पर स्मृति ईरानी को धमकी मिली जान से मारने की। हम संजय गांधी वाली तो 77 में मुंशीगंज क्रॉसिंग के ऊपर उनकी गाड़ी पर गोली चली थी, ये सब लोग जानते हैं जो उस समय राजनीति में रुचि रखते होंगे। लेकिन मुझे एक बड़ी रोचक चीज ये पता चली कि रात को 10 साढ़े 10 बजे उनकी गाड़ी पर गोली चली। वर्ष था 1977। तब कोई मोबाइल फोन नहीं था हमारे पास, तब वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करके क्लिप भेजने की सुविधा भी नहीं थी हमारे पास। अमेठी जैसे सुदूर स्थान पर गोली चली, और सुबह 6 बजे के बुलेटिन में ऑल इंडिया रेडियो में उस वक्त के 8 कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स ने इस घटना पर गहरी चिंता प्रकट की थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो गोली कैसी रही होगी। और इसकी तस्दीक विनोद मेहता ने भी अपनी किताब में की है। विनोद मेहता बहुत दिनों तक ये पीछे पड़े रहे ये जानने के लिए कि गोली सचमुच में चली थी या नहीं चली थी। तो मुझे लगता है कि जब स्मृति ईरानी को 2014 में धमकी मिली तो सिवाय जुबीन ईरानी के उन्होंने किसी को ये बात नहीं बताई अपने पति को कि मुझे जान से मारने की धमकी दी। और वो फिर उनके पति ने पूरा इवैक्यूएशन प्लान तैयार किया, जो मुझे उनकी एक सहयोगी ने बता दिया। संयोग से मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि जुबीन से तो मैं मिला नहीं, तो वो मैंने लिख दिया क्योंकि कैसे उनको कहाँ से एयरलिफ्ट करने की योजना बनी, कौन गाड़ी कहाँ स्टेशन की गई थी, सर में गोली लगेगी तो कहाँ ले जाना है, पेट में गोली लगेगी तो कहाँ ले जाना है। स्मृति भी तो एडवांटेज ले सकती थी ना, थोड़ा लाइमलाइट। संजय गांधी वाली बात सामने आ जाती तो पता नहीं कुछ दूसरा भी हो सकता था। लोग ये भी हो सकता था, मतलब इसका नकारात्मक पक्ष ये भी हो सकता था कि प्रचार पाने के लिए किया गया हथकंडा है। नेगेटिव भी हो सकता था। लेकिन एक बात मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, एक घटना जिसने मुझे भी बहुत कष्ट पहुंचाया। 2014 की घटना है। स्मृति ईरानी का काफिला जा रहा था, सड़क पे उन्होंने देखा कि एक महिला कुछ खुरच रही है। उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और उससे पूछा, अम्मा, अच्छा स्मृति ईरानी बहुत अच्छी लर्नर है, 7-8 भाषाएं बोलती हैं और पिछले 5 साल में अवधी भी बहुत अच्छा बोलने लगी है। तो उन्होंने अम्मा से अवधी में पूछा कि क्या कर रही हो, तब वो टूटी फूटी बोल पाती थी। 2014 की बात है, कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने कहा, बिटिया मैं यहाँ से अभी चारा वाली गाड़ी गई है और उसमें से कुछ अनाज के टुकड़े गिर गए हैं, मैं उसको बीन रही हूँ ताकि रात की दाल बनाई जा सके। अगर ये गढ़ था किसी परिवार का
अगर ये तो भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना है कि आजादी के 67-68 साल बाद एक महिला चारा वाली गाड़ी से गिरे हुए अनाज को बीन कर अपने परिवार को खाना खिलाने के बारे में सोचती है, तो ये तो बहुत दुखद स्थिति है। हम लाख दावे कर रहे हैं 21वीं सदी के जाने के, लेकिन जब तक उस महिला के परिवार को खाना नहीं मिल जाता, हमारा लोकतंत्र और विकास का सारा दावा बेकार है। अनिल जी, केवल अमेठी नहीं, आपने भी इस बात का जिक्र किया और मुझे भी लगता है कि चाहे वो फूलपुर हो जहाँ से नेहरू चुनाव लड़ते हैं, या फिर रायबरेली हो, अमेठी हो, क्या जानबूझकर वहाँ विकास नहीं किया गया? ये बड़ी दिलचस्प चीज मुझे ये बहुत ही दिलचस्प एक लाइन मिली जब मैं रिसर्च कर रहा था अपनी इस किताब को देखने में। तो मुझे जब मैंने लिखा कि नेहरू गांधी परिवार कहाँ से चुनाव लड़ा, जवाहरलाल नेहरू फूलपुर पैदा हुए इलाहाबाद में, जो प्रयागराज है, आनंद भवन वहीं है, पढ़ाई लिखाई वहीं हुई, स्वतंत्रता का केंद्र भी इलाहाबाद रहा। लेकिन जब नेहरू जी को चुनाव लड़ने की बारी आई तो इलाहाबाद छोड़ के वो कुछ 40-50 किलोमीटर दूर फूलपुर चले गए। इंदिरा जी चली गई रायबरेली। संजय गांधी को पूरे देश के मुख्यमंत्रियों ने, चाहे विद्याचरण शुक्ल हो, चाहे श्यामाचरण शुक्ल हो, जगन्नाथ मिश्रा हो, श्रीपति मिश्रा हो, सब लोग मना रहे थे। दक्षिण के लोग कह रहे थे कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए, लेकिन संजय गांधी गए अमेठी। पता नहीं क्यों। सोनिया जी गई अमेठी, राजीव जी गए अमेठी, राहुल जी गए अमेठी, और तो और जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई रायबरेली से तो चिकमगलूर गई, सोनिया गांधी बेल्लारी गई, राहुल गांधी वायनाड गए। एक भी इसमें से कोई भी सीट अर्बन नहीं है, सारे सीट रूरल है, जहां लिटरेसी बहुत कम है, जहां गरीबी बहुत कम है। तो मैंने ये प्रश्न छोड़ दिया है कि क्या गांधी परिवार ये सोचता था कि कम पढ़े लिखे गरीब लोगों के बीच में अपनी बहुत बड़ी लार्जर देन लाइफ इमेज लेके जाओ कि ये देवता है और हमारा उद्धार तो इन्हीं के हाथों होगा और इन्हीं को वोट देते चलो? ये प्रश्न मैंने छोड़ा है, मैंने कोई जजमेंट नहीं दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अलग से कोई किताब हो सकती है। मैं इसीलिए हमेशा दाद देता हूँ अनिल जी की। मुझे किसी का शेर बहुत अच्छा लगता है कि मेरी आवाज़ का पत्थर कभी निशाने से नहीं चूका, मैं जालिम को कभी जालिम बताने से नहीं चूका। तो बहुत बेबाकी के साथ अनिल जी ने इस विषय को अपनी किताब में भी उठाया है। अनिल जी, और मुझे लगता है कि शायद ये आज़ादी के बाद पहला ऐसा उदाहरण रहा होगा जब कोई व्यक्ति चुनाव हारने के बाद किसी अपनी उस क्षेत्र में इतना सक्रिय रहा हो जितना स्मृति जी 2014 से 2019 के बीच में। ये शोध का विषय हो सकता है, अकलौती नहीं होगी, और भी लोग होंगे, जैसे शरद पवार बारामती से, अब मुझे पता नहीं कभी हारे कि नहीं हारे, लेकिन बहुत बार जाते आते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। बहुत सारे आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि स्मृति ईरानी के चरित्र का या उनके व्यक्तित्व का वो पहलू जो सबसे ज्यादा आपको लगता है कि प्रभावित कर पाया वहां के लोगों को जिनसे वो कनेक्ट? सहजता। और मुझे एक चीज, मुझे स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर बहुत विवाद हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब उनके बारे में मुझे पता चला कि प्रेमचंद के लिखे हुए जॉन ऑफ आर्क की जो जीवनी है उसको बार बार पढ़ती है, अटल जी की कविताएं बहुत पसंद है उनको, तो पता नहीं, और मुझे उनके सहयोगियों ने बताया कि पढ़ने में बहुत रुचि है, तो पता नहीं, मुझे तो लगता है कि लोगों से जुड़ जाने की जो कला है उनके अंदर वो, और सामने वाले को, मैं एक बार अमेठी गया जब अपने इस किताब को लिखने के क्रम में, तो अमेठी के दौरे पर थी वो, हमारा कोई टाई अप नहीं था, लेकिन मैं जानबूझ के गया था कि देखूं कि लोगों से कनेक्ट कैसा है उनका। तो जो बहुत सहजता से किसी भी महिला को गले लगा लेने की उनकी जो आदत है, अमेठी को में तो ये हालत थी कि महिलाएं जब चुनावी सभा में आती थी तो वो वक्ता के सामने पीठ करके बैठती थी,
मुझे तो समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है, कि पूरी जनसभा बैठी और महिलाएं उधर पीठ घुमा के बैठी। ना ना ना, वो उसके सामने पीठ कैसे, मतलब चेहरा कैसे दिखा दे। मुझे लगता था पता नहीं किस पाषाण युग में अमेठी था। और जब हम यहाँ पढ़ते थे, यहाँ सुनते थे, तो 2019 में भी मैं सुनता था, टीवी पे देखता था, तो हमारे दोस्त ये कहते थे उत्तर प्रदेश में 2 सीट कांग्रेस को तय है, एक रायबरेली एक अमेठी। जो तमाम सर्वे आए उसमें एक जो सबसे क्लोज था वो कह रहा था कि राहुल गांधी जीतेगा, लेकिन उसका मार्जिन बहुत कम होगा, 3% के आसपास से जीतेगा। लेकिन जीत स्मृति ईरानी गई और जीत का अंतर 6% रहा। तो अगर सेफोलॉजी के हिसाब से देखें तो वो भी फेल हो गए, क्योंकि उनके आकलन से जीत का आकलन 9% है। मुझे लगता है कि हम ओपन कर सकते हैं, जो भी लोग आनंद जी से कुछ सवाल पूछना चाहे, बात करना चाहे। उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। हम लोगों के एक तरीके से मेडिकल कैंप्स लगते थे वहाँ, केयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट करके। तो पूरे उत्तर प्रदेश से करीब 17-18 लोग वहाँ जाते थे। इट वॉज काइंड ऑफ पॉलिटिकल ब्रेन। उस समय बहुत सारी चीज़ें जो आपने कही, तो मैं उस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि उस समय हमने वही अमेठी देखी थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। एंड आई एम सरप्राइज्ड, आई वॉज रेदर सरप्राइज्ड कि आज की तारीख में लोग ऐसे हो सकते हैं। हमने वो बैलगाड़ियाँ वहाँ देखी जिनके पहिए पत्थर के हुआ करते थे, जो कभी हम बचपन में चंदा मामा वगैरह में पढ़ते थे कि गाँव में ऐसी चीज़ें होती थी। साइकिल के ऊपर 2 साल के लड़के को बैठे हुए दूल्हा बन के, वो पता चला शादी के लिए साइकिल पे जा रहा है। एक अमेठी, जगदीशपुर, हम लोग HAL के गेस्ट हाउस में रुका करते थे, क्योंकि जैसे हम बिल्कुल जगदीशपुर में रुकते होंगे। हाँ, तो वो होटल्स वगैरह होते ही कुछ थे, आदमी मेरे को पता नहीं है या नहीं है। एक विधायक थे, इसलिए हम लोगों की 2-2 लोगों की टीम्स बनती थी जो हमें गाँव में लेके जाती थी, वहाँ कैंप लगता था। तो वहाँ के जो लोकल नेता थे वो लोग हमें एस्कॉर्ट करके लेके जाते थे। तो एक विधायक हुआ करते थे राम सेवक धोबी, और बड़े बातूनी लोग मतलब कई किलोमीटर हमें पैदल ले जाते थे और हमें पता नहीं चलने देते थे। और बाद में पता चला कि वो 25 साल से लगातार विधायक थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जिक्र है मेरी किताब में उनका। अच्छा, ओके। उनकी कुर्ते की एक जो जेब में स्टैम्प पैड होता था, एक जेब में उनकी स्टैम्प होती थी। कहीं कोई मिल गया वहीं रुके, जो उसका काम है, जो उसने प्रार्थना पत्र दिया उसने लिया, मीठा लगाया और मोहर लगाई उसे। तो आपका कहना वो मैं उस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि उस समय बिल्कुल लोग अपने आप को कनेक्टेड फील करते थे। और जैसा आपने कहा उस समय मतलब उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि हम दिल्ली जाएंगे तो सीधे राजीव गांधी के घर पे जाएंगे और कोई उनको टोकने वाला नहीं था। तो प्रोबेबली वो चीज़ एक कनेक्ट थी जिससे कि वो लोग फील कर पाते थे। दूसरे, जैसा भी आपने कहा और आपने कहा कि यह पूरा एक पुस्तक का विषय हो सकता है कि ऐसी जगहों से इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, तो मुझे ये लगता है कि प्रोबेबली जो बहुत गरीब जगह हैं, लिटरेसी रेट कम है, पैसा नहीं है लोगों पे, उन्होंने दुनिया देखी नहीं है, उनको जैसे कहते हैं कि हमारे को कोई 100 रुपये देगा तो हो सकता है सेटिस्फेक्शन हो कि इसने कुछ किया है। वहाँ पे अगर आप 50 पैसे भी उसको देते हैं तो उसको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट्स या तो बहुत कम है या उन्होंने वो दुनिया देखी ही नहीं है, लिटरेसी इतनी कम है। ऐसे बहुत सारे गाँव हमारे को बताया गया कि साहब वहाँ पर उन्होंने ट्रेन ही नहीं देखी है, कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं है। और एक जो आपने वो पेट्रोल पंप वाली बात कही, वो भी मैं उस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, हालांकि बड़ी हास्यास्पद बात है वो। एक सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह आती थी जहाँ से एक तो राजीव गांधी सांसद थे और एक जगह से शायद राजकरण सिंह कुछ नाम था शायद उनका, राजकरण सिंह है वो था। तो एक दिन राजकरण साहब की ड्यूटी मेरे साथ लगी थी हमारे को एस्कॉर्ट करके ले जाने की। तो उसमें होता ये था कि जब ये सारा ख़त्म होता था 2 दिन का कैंप, तो उसके अंदर हमारे को फॉर्म भरना होता था उनको इवैल्यूएट करने के लिए, उन पॉलिटिकल लोकल आदमी को। तो हर आदमी का ये रहता था कि भाई जो डॉक्टर हैं वो अच्छा सा वो भर दें। तो उस समय बैठे बैठे राजकरण सिंह साहब हैं जीप में जा रहे थे, कहने लगे डॉक्टर साहब आप तो पेट्रोल पंप क्यों नहीं ले लेते, मैं पेट्रोल पंप दिलवा देता हूँ। उस समय मेडिकल कॉलेज से फ्रेश हम लोग निकले थे, उस समय बहुत बड़ा हमारा दिमाग खराब था कि साहब हम तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो हमने दिमाग में आया, मैंने कहा हम
पेट्रोल पंप चलाइए। अब दैट वाज अ फीलिंग, बट वो मैं उस चीज़ से कनेक्ट कर पाता हूँ कि हर दूसरे चौथे घर के अंदर पेट्रोल पंप वहाँ ऐसे ही मिलते थे। यही कुछ संस्करण थे जो मेरे को लगा कि आपसे मैं आपकी चीज़ों से चलिए, अच्छा लगा मुझे। डॉक्टर साहब चीज लगा के दस्तखत कर देते थे ना, तो आपने मेरी किताब पे दस्तखत कर दिया है। मेरा नाम मृणालिनी है और किताब मैं ज़रूर आपकी पढ़ना चाहूँगी, पर काफ़ी कुछ मैं समझ गई किताब के बारे में। मेरा एक जो प्रश्न है वो ये है कि आपने इतनी क्लोजली रिसर्च करा है स्मृति जी के बारे में और बाकी भी आपने जो लिखा है इसमें, आपको क्या ऐसा लगा कभी दैट एज अ पॉलिटिशियन लाइफ ऑफ अ वुमन इज फार मोर टफर देन अ मेल काउंटरपार्ट? बहुत ज्यादा, जहाँ की बहुत ही फ्यूडल सोसाइटी है, जहाँ पितृसत्तात्मकता है, और अगर इन सब चीजों को छोड़ भी दीजिए, ये सैद्धांतिक बातें हैं, तो एक फीमेल पॉलिटिशियंस के लिए उसमें भ्रमण करना बहुत दिक्कत है। आपको टॉयलेट नहीं मिलेंगे दिन भर, जब आप एक बार निकल जाते हैं तो आप रात को लौट रहे, तो समझिए कितनी तकलीफ से वो दौरे होते हैं। तवलीद सिंह ने अपनी किताब में लिखा है इस बारे में कि जब वो जाती थी वहां, तो मतलब वो बहुत पीड़ा में गुजरती थी, और फिर कहीं जाके किसी झोपड़ी के पीछे अपने आप को रिलीव करती थी। तो वो एक मतलब उन्होंने ये लिखा है कि हमें शर्मिंदगी भी बहुत होती थी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं और जो महिलाएं झेलती हैं, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि आपको किन नजरों से देखा जा रहा है, आपके बारे में किस तरह का विश्वमन किया जा रहा है। और राजनीति में होने के कारण महिलाओं का नाम किसी भी पुरुष के साथ जोड़ देने का लाइसेंस सबको प्राप्त है यहाँ हमारे समाज में। और मैं स्मृति ईरानी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे अखाबले जितने करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप सेक्सिस्ट कमेंट करते हो और जब वो मेरे बच्चे पढ़ते हैं उसको, तो ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये सारी महिलाओं की बात है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। Any imagined to have slept her way up to that level, which is highly embarrassing for any professional who's out. Thank you so much for your sensitivity. पहला प्रश्न जो बहुत शायद रोचक भी लोगों को लगेगा, क्योंकि आपने अपने इस पूरे अनुभव यात्रा में कहीं इस बात का भी शायद जिक्र किया होगा या वहाँ बात हुई होगी कि जब संजय गांधी वहाँ चुनाव लड़ा करते थे, बहुत बड़े फिल्म स्टार भी उनके दबाव में उनके इन्फ्लुएंस वहाँ जाया करते थे। तो कोई एक संस्मरण ऐसा भी आपको याद आता है क्या जो आप बता पाएं? क्योंकि अमेठी बहुत पिछड़ा क्षेत्र और मुंबई के फिल्म स्टार अगर वहाँ जा रहे हैं तो फिर दूसरा कंसर्न मेरा राजनीतिक होगा। जी, दूसरा कंसर्न ये है कि बहुत नामचीन राजनीतिक शख्सियत जो है, बहुत अच्छे जो लीडर रहे, और उन्होंने जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ा, वही मैं आप ही की बात को 2 कदम आगे या 2 कदम पीछे जा रहा हूँ। मैंने देखा कि सर वहाँ विकास नाम की कोई चीज ही नहीं। नेहरू जी फूलपुर, इंदिरा गांधी रायबरेली कुछ भी नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, और भविष्य में भी मुझे नहीं लगता कुछ होगा। मेरी ये अस्थायी निराशा है सर, मैं चूंकि उस क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। मुलायम सिंह यादव सफाई से लड़ते हैं, उसको कितना खूबसूरत बना देते हैं, या कल्पनाथ राय घोसी से लड़ते थे, मिसाल दी जाती थी। दोनों बहुत नैतिक या बहुत उतने मूल्यवान नेता अमूमन नहीं माने जाते कि कोई अटल जी के बराबरी करे। मुझे बड़ा कहते हुए आश्चर्य हो रहा है, अटल जी जब लोकसभा चुनाव लखनऊ से भी लड़े बेशुमार प्यार के बावजूद, लखनऊ में कोई अभूतपूर्व विकास होता नहीं है सर। मैंने देखा है उनके केजीएमसी के वो ऑडिटोरियम वगैरह 2-4 चीजें हैं, हो सकता है मेरे ज्ञान में कमी हो। तो सर ये कौन सी राजनीतिक डायनेमिक्स है कि मैंने देखा कि जैसे अम्बेडकर नगर से मायावती लड़ी, कुछ भी नहीं है अम्बेडकर नगर में और जीती नहीं। तो ऐसा क्या होता है कि बहुत नामचीन लोग जहां जहां से लड़ते हैं वहां विकास नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, और इस मेथड को स्वयं अटल जी भी नहीं तोड़ पाए, मेरी नजर में, मुझे क्षमा करिएगा। मैं एक के साथ उसमें आपने एक जगह कहा कि 2019 की अमेठी की जो जीत थी उसमें बहुत बड़ा एक कारण बनारस भी था। मैं चाहूंगा कि आप उसको भी जरूर देखिए, नेताओं के अपने क्षेत्र को पिछड़ा बनाकर रखने का भी एक राजनीति होती है, जो मुझे समझ में आती है कि अपने क्षेत्र को पिछड़ा बनाए रखो, लेकिन दौरे लगातार करते रहो। पिछड़ा भी बनाए रहोगे और लोगों से मिलोगे जुलोगे भी नहीं, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है।
पिछड़ा बनाए रखो, लेकिन उनको एहसास दिलाते रहो कि हम तुम्हारे साथ हैं। कभी राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, कभी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, कोई ना मिले तो डीएम को जिम्मेदार ठहरा दीजिए। इसकी वजह से काम नहीं हो रहा, वरना हम तो तुम्हारे साथ नहीं। और गेस्ट हाउस में डीएम साहब को बुला के कह दो यार राजनीति है, कहनी तो पड़ती है बात है ना। तो ये इस पर हम लोग चर्चा कर चुके। वो प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा, बहुत दिलचस्प बात किया है। वो मैं किताब में लिखना भी भूल गया, लेकिन अगर संस्करण तो मेरा प्रकाशित करता तो मैं जरूर जोड़ूंगा उसमें। 1977 के चुनाव में संजय गांधी जब अमेठी से लड़ रहे थे तो दिलीप कुमार साहब को बुलाया गया था चुनाव प्रचार के लिए। दिलीप कुमार साहब 77 में अमेठी पहुंचे और मजे की बात है लखनऊ से अमेठी बस से पहुंचे। दिलीप कुमार बस में यात्रा करके मुसाफिर खाना बस अड्डे पे पहुंचते हैं, उतरते हैं, उनको वहां लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि किसी ने कह दिया, संजय गांधी ने बोला आपको आने के लिए, और संजय जी का आतंक, इमरजेंसी के समय संजय गांधी का फरमान आ जाना, दिलीप साहब बेचारे उनकी क्या हैसियत और क्या मिजाज, वो तो बस से अमेठी पहुंच गए। और मुसाफिर खाना बस स्टैंड पे जब वो पहुंचे तो कोई उनको लेने वाला नहीं, खड़े हैं, मोबाइल फोन होता नहीं था कि किसी को बता दो कि दिलीप कुमार मेरा नाम है, मैं आ गया हूं, और बगैर मेकअप वेकअप के साधारण से हैट लगा के तो लोग पहचान भी नहीं रहे थे। अब तो स्टार को ज्यादातर लोग इसलिए पहचान लेते हैं कि 20-25 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, पीआर वाले पहले से इलाके में प्रचारित करवा देते हैं। फिर किसी तरह उन्होंने कोई बोला कि यहाँ से थोड़ी दूर पर डाक खाना है, वहां जाके फिर किसी को फोन किया, फिर एक टूटी फूटी जीप आई दिलीप कुमार साहब को ले जाने के लिए। चलिए आपकी एक सभा करा देते हैं, आप आ गए हैं तो आपकी एक सभा करा देते हैं। अब दिलीप साहब ने बेचारे इमरजेंसी के खौफ में बैठ गए उस जीप में और पहुंच गए सभा स्थल पर, लेकिन प्रचारित ही नहीं था कि दिलीप कुमार आ रहे हैं। तो ऐसे ही संजय गांधी से सब खफा थे, संजय की रैली में कोई था ही नहीं। दिलीप कुमार ने 12 लोगों को सामने बैठ के भाषण दिया। ये अमेठी है, अमेठी की धरती पर एक से एक दिग्गज पहुंचे हैं। जैसा सर कह रहे थे कि सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल ड्राइव, मैं तो सर आपके जितना दुस्साहस नहीं कर पाया, ये लिख नहीं पाया। मैं तो सिर्फ इतना लिखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी और जगदीशपुर के इंडस्ट्रियल इलाके में मालविका स्टील से लेकर तमाम बड़ी चीजें खुली थी, जिसका अभी नाम भी लेने वाला कोई नहीं है। अगर आप जगदीशपुर से घुसे और जामो मुंशीगंज से होते हुए रायबरेली, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें 3 जिले मिलते हैं। रायबरेली का भी कुछ हिस्सा अमेठी में है, सुल्तानपुर का कुछ हिस्सा अमेठी में, और अमेठी जिला, 3 जिलों को डीएम इसके रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। तो इसकी जीत हार की घोषणा में हमेशा देर होती है, और इस बार भी 2-2:30 बजे के करीब जीत की घोषणा हुई थी। हालांकि राहुल जी ने 5:30 बजे दिल्ली में हार स्वीकार करते हुए स्मृति ईरानी को बधाई दे दी थी, जिसके बाद स्मृति ने ट्वीट किया था कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, ये ट्वीट किया था दुष्यंत कुमार का उन्होंने। लेकिन उस दिन स्मृति ईरानी, मैंने शुरुआत इसी से की है कि अपने ईयरफोन लगा के गाने सुनते रही, किताब पढ़ते रही, न किसी का फोन लिया न किसी का जवाब दिया, सिर्फ एक टाइप मैसेज था, गिनती चल रही है, कृपया इंतजार कर लीजिए। जानना चाहेंगे कि जब से स्मृति ईरानी जी ने इलेक्शन जीता है तब से अब में ज़्यादा समय तो नहीं है और कोरोना के कारण कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ भी नहीं हुआ, तो कुछ करा है उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए जीतने के बाद? मैम, ये मेरी किताब का विषय भी नहीं है और मैं उसके बाद अमेठी गया भी नहीं हूँ। उस समय कुछ कामों की घोषणाएं हो रही थी, कितना काम हुआ ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे अध्ययन का विषय भी नहीं है। अगर अमेठी संग्राम पार्ट 2 लिखा
तब मैं जरूर उसमें लिखूंगा कि क्योंकि इस किताब में मैंने उन कामों की सूची गिनाई है जो स्मृति ईरानी ने 2014 के चुनाव हारने के बाद करवाया। इसकी पूरी 134 कामों की सूची इसमें है और उस काम में धन की व्यवस्था उन्होंने अपने राज्यसभा के साथियों से के एमपी लैंड फंड से लेके उसका इंतजाम किया, जिसमें अशोक वाजपेयी, सोनल मानसिंह जैसे राज्यसभा के सदस्य थे जिनके पास फंड थे, उनको ले जाके अमेठी में लगवाया उन्होंने। उसकी तो सूची है, लेकिन ये क्योंकि मेरी किताब स्मृति की जीत पे समाप्त हो जाती है या इनकी जीत से शुरू होती है और 1967 तक जाती है। मतलब कामों की सूची आपको इसमें मिल जाएगी। These stalls have been इस ऐतिहासिक शहर मेरठ में कलम के कार्यक्रम में शामिल होकर, वो भी कोरोना काल के बाद, एक सुखद अनुभूति हो रही है। और कलम और प्रभा खेतान फाउंडेशन के इस तरह के जो कार्यक्रम है जो सीधे आपको अपने पाठकों से जोड़ते हैं, ये एक ऐसा अनूठा प्रयास है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं आज मेरठ में हूँ और मेरठ के प्रबुद्ध लोगों के साथ ये कार्यक्रम, और वो भी वर्चुअल से एक्चुअल कार्यक्रम में आना, और ये जो एक बदलाव कहें या एक जो ट्रांजिशन कहें, वो आपको एक अलग तरह के आनंद से भर रहा है। तो मुझे लगता है कि कलम के इस कार्यक्रम में, और वो भी इस ऐतिहासिक शहर मेरठ की भूमि पर करना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तहे दिल से कलम और प्रभा खेतान फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।